डॉली पार्टन पढ़ते ही डॉक्टर लता के दिमाग में डॉली पार्टन का चेहरा घूम गया। 90 के दशक तक अमेरिका के लोक संगीत की गायिका डॉली पार्टन अपने खूबसूरत चेहरे, अपने वक्त की सुंदरता और सुरीले गले के लिए बेहद लोकप्रिय रहीं। पहली बार जब उसने उनके ऑफिस में प्रवेश किया, डॉक्टर लता अवाक रह गईं। वे आँख तक नहीं झपक पाईं। ऐसा प्रतिम सौंदर्य उन्होंने अमेरिका में भी नहीं देखा। यहाँ रंग गोरा होता है, पर यह ज़रूरी नहीं कि हर अंग और नए नक्श भी तराशे हुए हों। वह इस दुनिया से परे की लगी। अप्सरा, नितंबों तक लहराते पूरे बाल, बड़ी-बड़ी भावपूर्ण आँखें, उसके संग उसका पति भी था। बेमेल जोड़, दिखने में बुरा नहीं, पर अपने प्रति लापरवाह सा, थोड़ा-थोड़ा बेढब सा। बैठें, डॉक्टर लता ने दोनों को अपने सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। बैठते ही उसके पति ने भारी भरकम आवाज़ में कहा, "आई विल सिट हियर व्हेन यू टॉक टू माय वाइफ। नो, यू कांट सिट हियर।" डॉक्टर लता, शी डज़न्ट नो इंग्लिश। कोई बात नहीं, मुझे हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती सभी भाषाएँ बोलनी आती हैं। मैं किसी भी भाषा में इनसे बात कर लूँगी। आप बाहर बैठें। डॉक्टर लता ने बड़ी दृढ़ता से कहा और नर्स को बुलाकर उन्हें बाहर ले जाने का इशारा किया। डॉक्टर लता ने उस सुंदरी के चेहरे पर आई मुस्कान देख ली। उनके पास ऐसे कई पति-पत्नियाँ हैं, जिनमें पति नियंत्रित स्वभाव का था और पति के सामने पत्नी खुलकर कुछ भी नहीं कह पाई। जैसे ही डॉक्टर लता ने सुंदरी की ओर देखा, वह फिर गंभीर हो गई। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। "तुम अमेरिका की डॉली पार्टन की तरह सुंदर हो। मैं तुम्हें डॉली ही कहूँगी।" डॉक्टर लता ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा। उसने सुना और डॉक्टर लता की ओर देखा नहीं, निगाहें झुकी रहीं। "तुम्हारा पति सोचता है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है। वह तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें दौरा पड़ जाता है। डॉली, तुम्हें देखने के बाद मैं ऐसा नहीं मानती।" उसने धीरे-धीरे काली घनी पलकें ऊपर उठाईं। डॉक्टर लता को भरपूर नज़रों से देखा, तभी 2 मोती बड़ी-बड़ी आँखों से ढलक गए। "वह कौन था जिसकी वजह से तुम अपने पति को पास नहीं आने देती?" डॉक्टर लता का प्रश्न सुनकर वह चौंकी और उसकी बड़ी-बड़ी पनीली आँखें उनके चेहरे पर टिक गईं। उसकी आँखों में डॉक्टर लता को मजबूरी दिखी, बेबस और पीड़ित आँखें। "डॉली, मुझे अपने साथ समझो, बहन बनाकर या दोस्त मानकर, जिसमें सहज हो सको। बस तुम्हारे अंदर जो पीड़ा दबी हुई है, वह मुझे दे दो। जिस अंधकार में तुम डूब रही हो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगी।" उसकी बड़ी-बड़ी आँखें झर-झर बहने लगीं। "अगर तुम आज बात नहीं कर सकती, तो अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट दूँ? डॉक्टर लता, मुझे बचा लें, मुझे पागल खाने भेज दें या अस्पताल में भर्ती करवा दें। इस आदमी के साथ मत भेजें। अगले हफ्ते तक तो मैं मर जाऊंगी या इसे मार दूंगी। डॉली, तुम्हें इस देश में आए अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। क्या किया है तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ? मैं तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें कहीं भी भेजना इस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर लता ने अपनी बेबसी बताई। डॉक्टर लता, अगर आप बचा नहीं सकती, तो कहा क्यों कि बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। यू आर ऑल्सो लाइक अदर पीपल। रिश्ते अपने, सगे, सब थकते हैं। दिल करता है सबको गोली मारकर खुद मर जाऊँ। कहते ही उसका बदन थर-थर काँपने लगा। आँखें छत को देखने लगी, बाजुएँ, टाँगें अकड़ गईं, मुँह खुल गया और उससे गूँ-गूँ आवाज़ें निकलने लगीं। शरीर इतना ऐंठ गया कि जिस कुर्सी पर वह बैठी थी, वह उसके शरीर की ऐंठन से घिसटती सामने की दीवार से जा लगी। डॉक्टर लता दृश्य देखकर बहुत कुछ समझ गईं। उन्होंने आपातकालीन अलार्म बटन दबाया। कमरे के बाहर लाल बल्ब चमकने लगा और साथ ही अलार्म की ध्वनि गूंज उठी। नर्सें भागकर कमरे के अंदर आईं और डॉली की दशा देख उन्होंने तुरंत आपातकालीन नंबर डायल कर एम्बुलेंस मंगवाई। एम्बुलेंस के जाते ही डॉक्टर लता ने डॉली के पति गुरदीप हुड्डा को बुलाया। वे घबराए से एम्बुलेंस के साथ जाना ही चाहते थे, पर डॉक्टर लता के इशारे पर नर्स उन्हें रोका और डॉक्टर लता भार्गव के कमरे में भेज दिया। "डॉक्टर भार्गव, क्या मेरी वाइफ ने आपको कुछ बताया?" डॉक्टर लता ने उन्हें गहरा देखते हुए कहा, "आप तो सोचते हैं उसे दिमागी बीमारी है, दौरे पड़ते हैं,
फिर क्या जानना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? वे सकपका गए। अक्खड़ होते बोले, अभी 4-5 दिन पहले ही आई है। पागल लगती है। आपके पास यह जानने के लिए लाया हूँ, दिमागी बीमारी कब और क्यों हुई है? कुछ ढूँढा आपने? पहले बीमारी तो ढूँढ लूँ, जिससे फिट पड़ते हैं, कारण तो बाद में पता चलेगा। कमाल है जी! आपको इतनी देर में बीमारी का पता ही नहीं चला। उन्होंने डॉक्टर लता पर तंज कसा। डॉक्टर लता हर रोज़ तरह-तरह के मरीजों और उनके अभिभावकों से मिलती। कई अभिभावक विचित्र व्यवहार करते, उनके व्यवहार को नज़रअंदाज कर काउंसलिंग जारी रखने का गुण उनमें था। वे संयत होती हुई बोली, मिस्टर हुड्डा, कोई बुखार नहीं था आपकी पत्नी को, जो मैं थर्मामीटर लगाकर बता देती। उसे मानसिक परेशानी है, समय लगेगा उसे जानने और समझने में। फिर मुझे यहाँ क्यों रोका है? मेरी पत्नी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। इमरजेंसी में भेजा है उसे। आप वहाँ जाकर बाहर बैठते। आप चले जाइए। बाय द वे आपकी पत्नी ने मेरे साथ अंग्रेज़ी में बात की है। डॉक्टर लता ने अगले पेशेंट की फ़ाइल उठाते हुए कहा। मिस्टर हुड्डा उन्हें घूरते हुए बाहर निकल गए। डॉक्टर भार्गव अगले रोगी की फ़ाइल पढ़ रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। नर्स ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की डॉक्टर नीरू का फ़ोन लेने के लिए कहा। यस डॉक्टर नीरू, डॉक्टर लता ने फ़ोन उठाते हुए कहा। डॉक्टर लता, मिसेस हुड्डा, जो पेशेंट आपने भेजी है उसकी हालत बहुत ख़राब है। कई अंदरूनी चोटें हैं। कई दिनों से इंटरनल ब्लीडिंग होती रही है, जिससे इन्फेक्शन फैल गया है। बार बार सामूहिक बलात्कार हुआ है। योनि बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। हैरान हूँ कि यह बच कैसे गई। मारपीट भी हुई है। व्हाट? सामूहिक बलात्कार? डॉक्टर नीरू, इसे सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं यहाँ आए और इन्फेक्शन भी फैल गया है। डॉक्टर लता बेचैन हो गई। डॉक्टर भार्गव, सारे टेस्ट हो रहे हैं। रेप कब हुआ, इन्फेक्शन कब और कैसे फैला, सब क्लियर हो जाएगा। बट आई थिंक पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सारे बदन पर नए पुराने मारपीट के बहुत से निशान हैं। इज मिसेस हुडा इन हर सेंसेस? यस यस, शी इज़ वेरी स्ट्रोंगर। उसे 2-1 घंटे कमरे में रखा है, उसके बाद भेज दिया जाएगा। डू मी अ फ़ेवर, अभी मिस्टर गुरदीप हुड्डा को कुछ नहीं बताना। मैं पहले मिसेस हुड्डा से बात कर लूँ। और हाँ, जब मिस्टर हुड्डा कमरे में उससे मिलने आएँ, तो उसे अकेला उनके पास नहीं छोड़ना। अगर ऑब्ज़र्वेशन में रख सकें। ओके, थैंक्स डॉक्टर नीरू। मैं आज के पेशेंट्स देखकर पहुँच रही हूँ। बस 2 ही अपॉइंटमेंट्स और हैं। ओके, बाय। फ़ोन रखकर डॉक्टर लता ने स्वयं को सहज किया और 2 पेशेंट देखकर वे जल्दी से रेक्स हॉस्पिटल की ओर भागी। पेशेंट देखते हुए भी वे डॉली की ही तरफ सूझ रही थीं। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर लता को पता चला डॉली, मिसेस हुडा आईसीयू से कमरे में ले जाई गई है। वे तेजी से वहां पहुंची। कमरे के बाहर नज़ारा ही कुछ और था। गुरदीप हुड्डा नर्स से झगड़ रहे थे। वे अपनी पत्नी से मिलना चाहते थे और पत्नी अपने पति से मिलना नहीं चाहती। मिस्टर हुड्डा इस बात को मान नहीं रहे और ज़बरदस्ती कमरे के अंदर जाना चाहते थे। डॉक्टर लता को देखकर गुरदीप हुड्डा बोले। डॉक्टर लता की गंभीर और शांत मुद्रा देखकर गुरदीप हुड्डा चुपचाप वेटिंग रूम की ओर बढ़ गए। नर्स ने डॉक्टर लता को थैंक्स कहा। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने डॉली को देखा। उसकी एक बाजू पर आईवी के साथ दवाई जा रही थी। अस्पताल के कपड़ों में सफ़ेद कंबल में लिपटी चुपचाप शांत सोई हुई वह एक अप्सरा लग रही थी, जिसके चेहरे से रोशनी निकलकर उसके चारों ओर फैली महसूस हो रही थी। उसका दिव्य रूप देखकर डॉक्टर लता कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। बेहद पीड़ा में भी इतना शांत सौम्य रूप। उसके पास जाकर उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। उसने त्वरित बड़ी-बड़ी आंखें खोल दी, जैसे वह उनका इंतजार कर रही थी। दीदी, मुझे बचा लें। वह बस इतना ही कह पाई और रो पड़ी। जी कहिए, क्या करूं? पहले तो अपने हेडबैंड को यहाँ आने दें। नहीं नहीं, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वह घबरा गई। सूरत देखने को कौन कहता है? चुपचाप पड़ी रहो, मैं संभाल लूंगी। मुझे तुम्हारी कहानी जाननी है, तभी मैं हेल्प कर सकती हूँ। उसके लिए तुम्हें यहाँ रखना ज़रूरी है। तुम अपने पति की मेडिकल इंश्योरेंस पर हो।
अभी मिस्टर हुडा को नाराज़ करना ठीक नहीं है। डॉक्टर लता ने उसके माथे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा। उसने हाँ में सिर हिलाकर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर लता ने मिस्टर हुडा को बुलाया। वे भी उसके दिव्य रूप को देखकर ठिठक गए। क्या हुआ है इसे? यही ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट के लिए ब्लड भेज दिया है। कल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ब्रेन टेस्ट करेंगे। छुट्टी कब मिलेगी? जब बीमारी का पता लग जाएगा और उसका हल मिल जाएगा। पर मैं इतने दिन छुट्टी नहीं ले सकता। आप काम पर जाएँ। अपना इमरजेंसी नंबर बाहर रिसेप्शन पर नर्स को लिखवा दें। अगर कुछ सीरियस हुआ तो आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। जी, वह तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। मैं अपनी पत्नी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मुझे ड्यूटी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं, मिस्टर हुडा। मैं स्वयं उनसे पूछ कर आई हूँ। डॉक्टर लता, यहाँ के लोग नहीं समझ सकते, पर आप तो समझें। मेरी पत्नी इस हालत में है। एक बार उससे अकेले में बात करने दीजिए। डॉक्टर लता ने भी सोचा, सच जानने के लिए कुछ जोखिम उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, ओके, मैं 5 मिनट अपनी जिम्मेदारी पर देती हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो आप दोषी होंगे। मैं बाहर दरवाजे के आगे खड़ी रहूंगी। डॉक्टर लता ने डॉली के बेड की साइड पर रखी अपनी फाइल और अपना पर्स उठाते हुए कहा, पता नहीं क्यों उन्हें डर था मिस्टर हुड्डा डॉली को ज़रूर धमकाएंगे ताकि उसकी ज़ुबान बंद रहे। लीजिए बात कीजिए, मैं बाहर खड़ी हूँ। डॉक्टर लता के बाहर जाते ही मिस्टर हुड्डा डॉली के पास आए। मुझे पता है तू सुन रही है। मैं तेरा अतीत जानना चाहता हूँ, न तू मेरा जान। ठीक होकर घर आ जा, हम दोनों नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। कहकर वे बाहर चले गए। डॉक्टर लता ने अंदर आकर डॉली से पूछा, मिस्टर हुडा ऐसे कैसे कहकर गए हैं? बकवास करके गया है, जैसे मैं गुनहगार हूँ और वह दूध का धुला। मैं जानता था कि आप सुन रही हैं, अपने को महान बना गया। मैं गुस्से में बोली, नहीं डॉक्टर लता, ऐसा मत कहें। मैं आपको अपनी कहानी बताने को तैयार हूँ। बस मुझे इन राक्षसों से बचा लीजिए। ठीक है, मैं पहले अपने घर फ़ोन कर लूँ कि आज मैं देर से आऊँगी और अपने स्टाफ में से किसी को बुला लूँ। तब तक तुम आराम करो। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर लता अपनी नर्स के साथ आईं, जिसके हाथ में एक वीडियो कैमरा था और उसने वह कैमरा स्टैंड पर लगाया। डॉली तकियों के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। कैमरा उसकी ओर ठीक करके सेट कर दिया गया। क्या आप हर एक से ऐसे ही बात करती हैं? डॉली ने पूछा। नहीं डॉली, तुम्हारा केस बहुत अलग है। तुम्हारी बातें वीडियो पर रिकॉर्ड होंगी तो इससे तुम्हें ही फ़ायदा होगा। क्या करेंगी आप? क्या फ़ायदा होगा मुझे? डॉली, तुम डॉक्टर नीरू को भी कुछ स्पष्ट नहीं बताया। मेरी उनसे बात हुई है, गोल-गोल घुमाना बंद करो। सीधे-सीधे सच्चाई बताओ। यहाँ किसी के पास फालतू का समय नहीं है। अगर तुम अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती, तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे बचाने के लिए मत कहना। डॉक्टर लता की आवाज़ के सख्त लहजे से वह घबरा गई और बोल पड़ी, जी पूछिए क्या पूछना है? कैमरा ऑन हो गया। कौन थे वे लोग जिन्होंने तुम्हारा रेप किया? मेरे जेठ और 2 देवरों ने। यहाँ आने से पहले 3 दिन तक मुझे एक कमरे में बंद रखा गया। पानी पीना चाहा तो पता नहीं उस पानी में क्या मिलाया हुआ था। उसे पीते ही मुझे होश नहीं रहा। जब भी होश आता पानी माँगती तो मुझे वही पानी पिला दिया जाता। तो मुझे नम सा कर देता। जो कुछ हो रहा था सहती रही। शायद विरोध करने की शरीर में ताकत ही नहीं थी। हालाँकि मैं हॉकी की खिलाड़ी हूँ, ताइक्वांडो जानती हूँ और एक नर्स हूँ। हॉस्पिटल में काम करती थी, अपनी रक्षा करना जानती हूँ पर कर नहीं पाई। मेरी शारीरिक शक्ति को मेरे ससुराल वाले जानते थे। तभी पहले मेरे अंगों को शिथिल किया, नीम बेहोशी की हालत में ही मुझे जहाज़ पर चढ़ा दिया। सारे रास्ते सोई रही। वह कुछ क्षणों के लिए रुकी, जैसे थक गई हो। फिर बोली, घर आते ही पति ने पीटना शुरू कर दिया। पूरी शक्ति से पीटा मुझे। गालियाँ बकने लगा। साली, यारों के साथ गुलछर्रे ही उड़ाने थे, तो मेरे साथ शादी क्यों की? मेरे भाइयों का थैंक्स कर, जिन्होंने तेरी प्रेमी को और तुझे बख्श दिया, क्योंकि मैं तुझे दिल दे बैठा था। वरना हमारे घरों में तो घर में ही मारकर दबा देते हैं। कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हमारे परिवार का इतना रसूख है, सब कुछ भूल कर
तुम्हें मेरी होकर रहना पड़ेगा। वह फिर कुछ क्षणों के लिए रुकी, उठा कर उस पर फेंकने लगी। मुझे लगा मैं अपना संतुलन खो रही हूँ। मैं कई दिनों से भूखी थी। मेरा शरीर मुझे बता रहा था। जहाज में भी मैंने अधिक नहीं खाया था। मैं सोना चाहती थी, पर उस समय मेरे में कैसे इतनी ताकत आई कि मैंने उसे एक ही वार में ज़मीन पर पटक गिराया और उस पर चढ़ बैठी। फिर मैंने उसे इतने मुक्के मारे, वह बौखला गया। मेरा बदन खून से लथपथ हो गया था। उस पर बैठी तो उसके कपड़ों पर भी खून लग गया। वह बहुत घबरा गया। उसे लगा उसके मारने की वजह से मेरा खून बह रहा है। वह मुझसे छूटकर दौड़कर एक कमरे में गया, कपड़े बदले और एक दरवाजे से बाहर निकल गया। कार स्टार्ट होने और गैराज का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मैं बार-बार रुक रही थी, उसे साँस चढ़ रही थी। अधिक खून बहने से तुम में खून की कमी हो गई है, तभी तुमसे बोला नहीं जा रहा। खैर, ब्लड टेस्ट में डॉक्टर देख लेंगे। ब्लड चढ़ाना पड़ा तो चढ़ा देंगे। डॉक्टर लता को उसकी हालत देख दुःख हो रहा था। फिर क्या हुआ? उसके जाते ही सबसे पहले मैंने बाथरूम ढूँढा। नहा धोकर तरोताज़ा हुई तो भूख महसूस हुई। भोजन ढूँढने में समय नहीं लगा। सामने ही रसोई के स्टोव टॉप पर पड़ा था। ताज़ा बना भोजन खाकर मुझे खुमारी चढ़ने लगी। मैंने सारे घर का मुआयना किया। एक कमरा मुझे अपने लिए उचित लगा। मैं भावुक हो गई। आँखों से पानी बहने लगा। कुछ पलों पश्चात बोली, मैंने ऐसा इसलिए किया, अगर मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ तो दरवाज़ा खुलते ही कुर्सी गिरेगी और मेरी नींद खुल जाएगी। मैं सतर्क हो जाऊँगी। सुबह मेरी नींद अपने पति की आवाज़ सुनकर खुली। जब मैंने अपने पति को किसी से फ़ोन पर बातें करते सुना, मैं घबरा कर उठी और मैंने धीरे से कुर्सी और मेज़ वहाँ से हटाए। कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगी। बस इतना ही सुनाई दिया, आज रात मैं इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूँगा। अब चिंता मत कीजिए। थोड़ी-सी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ मुझे सुनाई दी। आवाज़ उसके बड़े भाई की लगी। यह सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा पूरा बदन जैसे तपने लगा। गुस्सा और क्रोध मेरे भीतर भर गया। मेरे बदन की ऊर्जा का स्तर काबू से बाहर हो गया, जिसे हाई एनर्जी लेवल कहते हैं। दरवाज़ा खोलते ही मैं उस पर टूट पड़ी। रात को जो मेरी हेकड़ी निकालेगा, अभी बात कर मेरे साथ। उसके साथ मुझे नहीं पता मैंने उसको क्या-क्या कहा। मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई प्रेमी नहीं। मैंने अपने आप को बहुत सँभाल कर रखा था और वही संभाल मैंने तुम्हें दी। फ्लाइट पकड़ने के कुछ घंटे पहले तुमने मुझे बताया कि मेरी फ्लाइट 3 दिन बाद की मिली है। 3 दिन तुम्हारा परिवार मेरी देख-रेख करेगा, जबकि मैं अपने घर जाना चाहती थी। उसे चिल्ला-चिल्ला कर, रो-रो कर उसके भाइयों की करतूतें बताई, पर उसने मेरी किसी भी बात का विश्वास नहीं किया। वैसे ही कहता रहा, अपने यारों के कारनामे, तू मेरे भाइयों के गले मढ़ रही है। तेरे यारों ने तेरे साथ ऐसा किया है। मेरे भाइयों ने खुद देखा है। वे तुझे वहाँ से निकाल कर लाए हैं। उन्होंने तेरे यारों से तुझे बचाकर मेरे पास भेजा है। मैं घायल तो पहले से ही थी। इन बातों ने मेरे घावों को और भी हरा कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलती, झूठा दोष बर्दाश्त भी नहीं करती। सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया। मेरा मानसिक संतुलन तो रात में बिगड़ गया था, जब मेरे पति ने मुझे पीटा था। मैं पागल सी हो गई। मेरे भीतर पहले से ही बेहद रोष था, आक्रोश था, जो लावा बन फूटा। जितना उसने मुझे मारा और गालियाँ निकाली, उससे ज़्यादा मैंने उसे मारा। चीख-चीख कर मैंने उसे कहा, होश में होती तो तेरे भाइयों का डटकर मुकाबला करती। उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था, और तेरी माँ, जिसने आँचल फैलाया था, रस्में करनी है। ये रस्में की? एक माँ ने बेटी की इज़्ज़त लुटवाई, बाहर बैठी रही तेरे बाप के साथ। जब वे मुझे नोचते रहे, होश में आने पर चीखती, फिर कुछ पिला देते और मैं बेहोश हो जाती। मेरा शरीर शिथिल हो जाता, निर्जीव सा। तू जानता था तेरा बड़ा भाई मुझे चाहता है। तुम्हारा माँ-बाप उसका रिश्ता लेकर मेरे माँ-बाप के पास आए थे, पर मेरे माँ-बाप ने तुम्हें चुना। सब भाइयों में तुम ही पढ़े-लिखे हो और विदेश में रहते हो। तुम भी तो मुझे चाहने लगे थे, या तुम भाइयों की मिलीभगत थी मेरे परिवार को बेवकूफ़ बनाने की? तुम्हारा माँ-बाप उसका रिश्ता लेकर मेरे माँ-बाप के पास आए थे, पर मेरे माँ-बाप ने तुम्हें चुना। सब भाइयों में तुम ही पढ़े-लिखे हो
और विदेश में रहते हो। तुम भी तो मुझे चाहने लगे थे। या तुम भाइयों की मिली-भगत थी मेरे परिवार को बेवकूफ़ बनाने की? मेरे परिवार ने शर्त रखी थी, तुम मुझे साथ ही लेकर जाओगे। उन्हें तुम्हारे बड़े भाई पर विश्वास नहीं था। पर तुमने धोखा दिया। अंतिम समय मुझे वहाँ छोड़ आए। मेरे माँ-बाप तो यही समझते होंगे कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। उन्हें तो अभी तक पता ही नहीं चला होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। डॉक्टर साहिबा मेरे मुक्के बहुत मज़बूत हैं। जब पढ़ते हैं होश उड़ा देते हैं। और अंत में उसने हाथ जोड़ दिए, रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊँगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो 2-4 भारतीय पड़ोसी खड़े थे। उन्होंने कहा, देखो सामने वाले अमेरिकन पुलिस बुला लेंगे। बाहर लड़ाई झगड़े की बहुत आवाज़ आ रही है। मैंने वहीं खड़े होकर दरवाज़ा खोल लिया। वह फुसफुसा कर कह रहा था और मैं उसके होठों को पढ़ रही थी। डॉक्टर लता, यह भी एक गुण है मुझ में। उसने मेरे पति को समझाया, मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। अगर इसके साथ रहना है तो यह ठीक हो जाएगी, वरना डिवोर्स फ़ाइल मज़बूत हो जाएगी। मेरे पति को उसने आपके ग्रुप का नंबर दिया। मैं अनजान बनी रही, जैसे मुझे कुछ नहीं पता। यही तो मैं चाहती थी कि किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं। मैं नर्स हूँ, समझ गई थी शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं अपने अंदर टूटन महसूस कर रही थी और आज आपके पास पहुंचकर यहाँ आ गई और आपको अपनी कहानी बता रही हूँ। कहकर वह खामोश हो गई। डॉली, तुमने अपनी कहानी तो सुना दी, पर इस कहानी में कुछ बिंदु मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने कई शंकाओं को जन्म दे दिया। उनका समाधान करना होगा। पहले यह बताओ, तुमने कहा मेरे माँ-बाप को इन सब का पता नहीं। जब पति गए थे, तुम अपने माँ-बाप को फ़ोन नहीं कर सकती थी? तुमने उस समय फ़ोन क्यों नहीं किया? डॉक्टर लता ने पूछा। डॉक्टर लता, आपकी ये शंका बिल्कुल वाजिब है। जब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, वह कब उसके चक्रव्यूह में फँस जाता है। बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है। मैं भुक्तभोगी हूँ। जो ही मेरे पति गए, घर में बहुत सारी रिश्ते की औरतें आ गईं। मैंने उन औरतों को शादी में देखा था। आते ही उन्होंने मुझे घेर लिया। फ़ोन का तो सोच ही नहीं सकी। कई तरह की रस्में शुरू हो गईं। कभी इस देवी की पूजा, तो कभी कुल देवी की पूजा। रस्मों में मुझे उलझा दिया गया, जैसे यह सारा कुछ पहले से तय था। उस समय सोच नहीं सकी, पर अब कह सकती हूँ, यह सोची-समझी, पहले से रची गई साजिश थी। पहले से प्लान करके रची गई योजना थी। तरह-तरह की पूजा में मुझे प्रसाद के रूप में जो पानी पिलाया जाता रहा, उससे मुझे अपने में ढीलापन महसूस हुआ, पर मुझे समझ नहीं आया। यही सोचती रही। अपने पति के जाने के बाद मैं उदास हो गई हूँ, बेचैन हूँ और परेशान हूँ। तब मैं अपने पति पर बहुत फ़िदा थी, हकीकत नहीं जानती थी। यही सोचती रही कि अपने पति के जाने के बाद उसके घर में मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। इसलिए ऐसा आभास हो रहा है। ज्यों ही यहाँ से फ़ारिग होंगी, अपने माँ-बाप को फ़ोन करके बता दूँगी। इसी पूरी प्रक्रिया में रात के 8 बज गए और फिर मुझे एकदम से तेज़ भूख लगी। मैंने खाना खाया। खाने के बाद मैं ऊर्जाविहीन हो गई और मुझे नींद आने लगी। मुझे थकान भी लगने लगी। सोचा, इतना सब कुछ नया किया है, थक गई हूँ। मेरी सास ने मुझे अपना कमरा दिखाते हुए कहा, आज से तुम मेरे कमरे में सोओगी, मेरे साथ। घर के सब आदमी आगे के हिस्से में सोएंगे। सास का कमरा घर के पिछले हिस्से में था। घर में कोई भी पुरुष नहीं था। रस्मों के समय वे ही सब बाहर चले गए थे। मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ, कोई शुबा भी नहीं। सब जेन्युइन लग रहा था। कमरे में जाते ही नींद ने बेहाल कर दिया। सोचा, हल्की सी एक झपकी लेकर फ़ोन को ढूँढती हूँ और फिर फ़ोन कर दूँगी। तब तक सब कुछ ठीक था। इस हलचल में मुझे मेरे फ़ोन का ही पता नहीं चला कहाँ गायब हो गया। सच कहूँ डॉक्टर लता, नींद का ज़ोर इतना प्रबल था कि सब कुछ धुँधलाता चला गया। मेरी लापरवाही की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सास और ससुर की भागीदारी का मुझे तब पता चला जब बेहोशी में ही सास की आवाज़ सुनी, अरे छोड़ दो कमबख्तों, मारकर ही दम लोगे। बाहर बैठे ससुर ने सास को भद्दी सी गाली दी और कमरे में अंदर से मेरा
जेठ ज़ोर से अपनी माँ पर चिल्लाया। उसने भी माँ को भद्दी-सी गाली दी। मुझे सब कुछ धुंधला-धुंधला सा याद है। उन लोगों की तो कोशिश थी कि मुझे कुछ याद ही ना रहे। मेरा दिमाग सुन्न हो जाए, ताकि मैं किसी को कुछ भी बताने के काबिल ना रहूँ। पर मेरे दिमाग और मेरे अंदर पता नहीं कौन-सी ताकत बची रही। मुझे इतना सब कुछ याद है और मैं आपको बता पा डॉक्टर लता, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, लड़की के इनकार करने पर उसे तोड़ने के लिए। कुछ और भी बताना चाहती हूँ। करनाल के जिस अस्पताल में मैं नर्स थी, 1 साल पहले मेरा जेठ वहीं पर लाया गया था। सड़क दुर्घटना में वह बच तो गया था, पर उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। उसकी देखरेख की मेरी ड्यूटी लगी और मैंने एक नर्स के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए उसकी सेवा की, ख्याल रखा। वह उसे किसी और तरफ ले गया। उसने 1-2 बार मेरा हाथ पकड़ा, मैंने झटक दिया। मैंने इसकी रिपोर्ट करनी चाही, पर मेरी हेड नर्स ने मुझे समझाया, ऐसा मत करो। यह करनाल का एक गुंडा है और किसी राजनीतिक नेता के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों परेशानी मोल लेती हो? मेरे माँ-बाप ने भी जोर डाला मैं रिपोर्ट ना करूं, बल्कि मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, क्योंकि वह बार-बार मेरे बारे में पूछ रहा था। हम लोग छुट्टियों में शिमला चले गए, वहाँ से लौटे तो सब कुछ सामान्य लगा। यह हमारी भूल थी। 7-8 महीने बाद मेरे जेठ का रिश्ता मेरे लिए आया, जिसे मेरे माँ-बाप ने इनकार कर दिया। हमारे यहाँ शादियाँ जात बिरादरी में ही होती हैं। कुछ महीनों बाद दोबारा मेरे सास-ससुर हमारी बिरादरी के बड़े बूढ़ों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर एक दिन हमारे घर आ गए। उनके चारों बेटे भी उनके साथ थे। सबके बीच उन्होंने मेरा हाथ माँगा और कहा कि हमारे चारों लड़कों में से चुन ले, जिसे चुनना है, पर आपकी लड़की हमारे घर की बहू ज़रूर बनेगी। मेरी बाकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरे माँ-बाप बिरादरी के दबाव में आ गए और उन्होंने दूसरे बेटे मेरे पति को पसंद किया और शर्त रखी, वह मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। इस शर्त को सहज स्वीकार कर लिया गया। इसके दूसरे दिन मेरे पति ने मुझे फ़ोन करके कहा, वह मुझे बेइंतहा चाहने लगा है। लव एट फर्स्ट साइट है। शादी के बाद 10 दिन वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रहा। यहाँ तो मैं उसका रूप ही कुछ और देखा। मुझे वह एक सज्जन, सरल इंसान लगा था, संवेदनशील, परवाह करने वाला। अब वह उन्हीं ज़ालिमों का भाई बन गया। जब वह ही मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, तो मैं किस बिरादरी के पास जाकर रोऊँ? मेरे माँ-बाप को भी पता चलेगा तो क्या कर लेंगे? किस द्वार को खटखटाएँगे? अपने देश में तो मैं ज़िंदा-मुर्दा सी बनकर रहूँगी। हमारी बिरादरी मुझे ही दोषी ठहराएगी। सवालिया नज़रों की शिकार सिर्फ़ लड़की होती है, पुरुष नहीं। मैं जीना चाहती हूँ। उन सब सपनों को साकार करना चाहती हूँ, जो मैंने देखे थे। डॉली, एक बात और पूछना चाहूँगी। तुमने कहा, तुमने यहाँ आकर अपने पति को खूब मारा-पीटा। जोरदार मुक्के मारे, और जब तुम मेरे पास मेरे ऑफिस में आई थीं, तुम डरी, सहमी, कमज़ोर थीं और तुम में आत्मविश्वास की बेहद कमी लग रही थी। कहीं ये तुम्हारे मस्तिष्क में तो नहीं कि तुमने अपने पति को पीटा क्योंकि तुम ऐसा करना चाहती थीं? या तुम्हारी कल्पना तो नहीं कि तुमने अपने पति को पीटा? डॉक्टर लता, आप मेरे पति को बुला लें, उसका मेडिकल चेकअप करवा लें, आपको पता चल जाएगा, मैंने सचमुच मारा है या मेरे दिमाग की उपज है। जब मैं आपके दफ्तर में आई, तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। सोच रही थी अगर मैंने यहाँ दम तोड़ दिया, तो मेरी ऑटोप्सी बता देगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे आँसू इसलिए निकले कि मैं सही जगह पर पहुँच चुकी थी। जब आपने कहा कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो मेरे अंदर एक गुबार उठा, जिसे पंजाब और हरियाणा में घेर कहते हैं। घबराहट सी हुई क्योंकि मैं जान गई थी अब मैं अपने पति का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। बेहद ब्लीडिंग से मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था। शरीर के अंगों में ताकत की कमी महसूस होने लगी थी। पति का मुकाबला करने में मेरी बहुत एनर्जी जा चुकी थी। और डॉक्टर लता, जिस लड़की के आत्मसम्मान, आत्माभिमान, अस्तित्व धोखे से रौंदा गया हो, फ़रेब से योजनाबद्ध तरीके से कुचला गया हो,
वह जब पहली बार किसी से मिलेगी तो उसकी क्या हालत होगी, आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। इतना कहकर वह निढाल हो गई और बिस्तर पर लुढ़क गई। ड्यूटी डॉक्टर और नर्सें वहां आकर खड़ी हो गईं और उसकी बात समाप्त होने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर लता ने वीडियो बंद करने का संकेत दिया। एक नर्स हाथ में खून की बोतल पकड़े खड़ी थी। डॉक्टर लता समझ गई खून की कमी हो गई है। कुछ और दवाइयाँ भी उन्होंने देखी जो आईवी से चढ़ाई जाएँगी। उन्होंने अपने आप को वहाँ से हटाते हुए डॉली के सिर पर हाथ रखकर सब ठीक हो जाएगा कहा और वहाँ से चल घर जाकर भी डॉक्टर लता को चैन नहीं आया। उस रात वे ठीक से सो भी नहीं पाई। इस तरह की मनःस्थिति में वे हमेशा अपने पति और मित्र डॉक्टर रवि के साथ अपनी भावनाओं को साझा करती हैं। उन्होंने डॉली की पूरी कहानी रवि को बताई। रवि ने उन्हें सलाह दी, लता, इसकी मदद करो। लड़की उत्साही और हिम्मती है। अत्यधिक शारीरिक शोषण और मानसिक यंत्रणा सहकर भी इस देश में पहुंची है। पति के अत्याचार के खिलाफ शेरनी बनकर खड़ी हुई और अत्यंत पीड़ा तथा वेदना में भी उसने अपनी कहानी आपको सुनाई ताकि उसे इंसाफ मिल सके, कोई रास्ता मिले जिस पर वह चल सके। बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य और मानसिक संतरास से तो अधिकतर लड़कियां मानसिक संतुलन खो बैठती हैं या अंदर और बाहर से टूटकर कमज़ोर पड़ जाती हैं। लगता है कि लड़की दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच वाली है। जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरपूर है। तभी तो इतना सहकर भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। संभावनाओं से परिपूर्ण है। रवि, मरीजों की अनगिनत कहानियाँ सीने में दफन है, पर कभी रात को बेचैन नहीं हुई। लता की आवाज़ में दर्द था। लता, सोचिए, कुदरत ने उसे आपके पास क्यों भेजा? ग्रुप के हेड ऑफिस में जब काउंसलिंग के लिए फ़ोन किया जाता है, तो ग्रुप में और भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक हैं। उन सब में आप ही को क्यों चुना गया? ईश्वर का इशारा समझें, इस लड़की को यहीं सेटल करवाएँ। भारत में इसका जीना दूभर हो जाएगा। अपने वकील से सलाह-मशवरा करें, देखें वह कौन-कौन से रास्ते बताता है। शायद हमारे छोटे से प्रयास और सहायता से डॉली नया जीवन शुरू करने में सफल हो जाए। दूसरे दिन डॉक्टर लता अपने वकील से मिली और उसे डॉली की वीडियो दिखाई। कई दृष्टिकोणों से वीडियो को देखा और परखा गया। सामूहिक बलात्कार हुआ पर सबूत मिट चुके थे। हर बिंदु और पहलू को डिस्कस करने के बाद यह तय हुआ कि उसके पति को पकड़ा जाए। बिना उसकी मर्जी के यह सब नहीं हो सकता था। पूरा का पूरा षड्यंत्र है, एक लड़की के स्वाभिमान को तोड़ने और पुरुष सत्ता की ताकत दिखाने वाले अहम द्वारा रची गई साजिश है, जिसमें डॉली के पति मिस्टर हुड्डा का भी योगदान है। अगर वह इनकार करेगा तो प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले डॉक्टर लता ने डॉली से बात करके उसे सारी स्थिति से अवगत कराया। उसके सामने यह समस्या रखी, अगर उसके पति को सज़ा दिलवाई तो वह यहाँ नहीं रह सकती, उसे भारत लौटना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है। अगर वह यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाए तो उसके पति पर दबाव बनाकर सब कुछ करवाया जा सकने की संभावना है। डॉली ने इस देश में सेट होकर नया जीवन शुरू करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर लता ने उससे उसके माँ-बाप का फ़ोन नंबर लिया और फिर भारत में उसके माँ-बाप से बात की। डॉली की कहानी सुनकर उसके माँ-बाप रो पड़े। डॉक्टर लता को उन्हें सँभालना इतना मुश्किल हो गया, वे खुद भी उनके साथ रो पड़ीं। डॉली के माँ-बाप को जब डॉक्टर लता ने अपनी योजना से परिचित करवाया, तो उन्होंने डॉक्टर लता का बहुत साथ दिया। उन्होंने हर वह कागज़ बड़ी जल्दी मुहैया करवाया जिससे डॉली का पक्ष मजबूत हो सके। डॉली जिस अस्पताल में काम करती थी, वहाँ से सारी बातें लिखवा कर भेजीं और बिरादरी के उन सभी मुख्य लोगों से उन्होंने जो कागज़ लिए, उस शर्त का भी ज़िक्र उसमें करवाया, जिसका उल्लंघन किया गया था, जिससे डॉली के ससुराल की साजिश साबित होती थी। और भी अनेकों कागज़ उन्होंने डॉली की फ़ाइल को मजबूत करने के लिए भेजे। डॉली के परिवार ने शर्म का पर्दा उतारकर डॉली के साथ हुए घृणित कृत्य और धोखे को बिरादरी और समाज में उजागर कर दिया। बिरादरी के युवा लड़के लड़कियों ने उनका बहुत साथ दिया।
सबकी कठिन मेहनत से ही डॉली की फाइल इस देश के कानून के अनुसार काफ़ी भारी भरकम हो गई थी। डॉली की फाइल मजबूत करके डॉक्टर लता ने मिस्टर हुडा को मिलने के लिए फ़ोन किया। डॉक्टर लता का वकील रॉबर्ट कर्क, जो डॉली का भी वकील बन गया था, उसके ऑफिस में मिलने के समय और दिन तय किया गया। निर्धारित दिन और समय पर मिस्टर हुडा अपने वकील संजीव पॉल के साथ आए। परिचय होने के बाद डॉक्टर लता और रॉबर्ट कर्क समझ गए मिस्टर हुडा उनको यहाँ बुलाए जाने की गंभीरता को समझ चुके थे। डॉली के वकील मिस्टर रॉबर्ट कर्क ने उन्हें डॉली का वीडियो दिखाया और कहा, आप इस सामूहिक बलात्कार और उसके लिए रचे गए षड्यंत्र में शामिल थे। आप किसी भी कीमत पर छूट नहीं सकते। यह भारत नहीं जहां रेपिस्ट छूट जाता है। लड़की के बयानों का कोई मूल्य नहीं रहता। इस देश में रेपिस्ट को प्रोत्साहन करने या उसका साथ देने या किसी तरह की साजिश रचने या रचयिता का साथ देने के लिए भी वही कानून लागू होता है जो रेपिस्ट के लिए होता है। कोर्ट में मैं यह प्रूव कर दूंगा। मैंने भारत से बहुत कुछ मंगवा लिया है। बहुत से लोग यहाँ गवाही देने आने के लिए भी तैयार हैं। मिस्टर हुडा के वकील ने फौरन कहा, क्या कोर्ट के बाहर केस सेटल नहीं हो सकता? मिस्टर रॉबर्ट कर्क ने तुरंत अपनी शर्तें रख दी। डॉली का खर्च 1 साल तक उठाया जाए ताकि वह नर्सिंग का 1 वर्ष का कोर्स पूरा करके यहाँ नर्स बन सके। भारत में वह प्रोफेशनल नर्स थी। यहाँ उसे नर्स की जॉब के लिए सिर्फ 1 साल का कोर्स चाहिए। मिस्टर हुडा सिटीजन है। डॉली को जल्दी ही ग्रीन कार्ड दिलवाया जाए। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद उसे कोर्ट से बाहर समझौते से तलाक दिया जाए। सारी शर्तों के कागज़ फैमिली कोर्ट में जाकर सीलबंद करवाए जाएंगे। तलाक मिलने तक मिस्टर हुडा देश से बाहर नहीं जाएंगे। अगर शर्तें बीच में अधूरी छोड़ी गईं, तो केस कोर्ट में चला जाएगा। मिस्टर हुडा और उनके वकील ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को अपनी बात कह दी और बिना किसी बहाने, बिना किसी तकरार और तर्क वितर्क के तुरंत शर्तें स्वीकार कर ली। डॉक्टर लता और रॉबर्ट कर्क दोनों हैरान रह गए। बिना किसी हील हुज्जत के कैसे सब शर्तें इतनी आसानी से मान ली गईं? दाल में कुछ काला ज़रूर था। बिना समय गंवाए 1 हफ्ते के अंदर ही फैमिली कोर्ट में जाकर डॉली, डॉक्टर लता, डॉक्टर रवि, रॉबर्ट कर्क और मिस्टर हुडा तथा उनके वकील ने सारी बातों को जज के सामने सीलबंद करवा लिया। समय बीतते पता भी नहीं चला, डॉली नर्स बन गई। दूसरे वर्ष में उसे ग्रीन कार्ड मिल गया और उसके बाद तलाक का दिन आ गया। समझौते से तलाक हो गया। कोर्ट से बाहर लता, रवि, डॉली और वकील रॉबर्ट कर्क खड़े थे। वे सब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने की योजना बना रहे थे। तभी मिस्टर हुडा वहां आ गए और अपने दोनों हाथ जोड़कर डॉली से माफ़ी मांगने लगे। डॉली, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है। हो सके तो मुझे माफ़ करना। मेरे परिवार ने तुम्हें ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। मेरी माँ ने भी मुझे सच नहीं बताया। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मैंने उन्हें आत्महत्या करने की धमकी दी, तो उन्होंने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो तुम्हें याद नहीं, तुम बेहोश थी। डॉली, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। उम्र भर मुझे इसका पश्चाताप रहेगा। ईश्वर ने मुझे हीरा दिया था और मैं उसे संभाल नहीं पाया। मैंने जो तुम्हारे साथ ज्यादती की, उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ, पर दोषी भी मैं ही हूँ। मैं अपने भाइयों पर बहुत विश्वास करता रहा। उन्हीं के बहकावे में आकर उन्हीं की तरह जालिम हो गया। तुम जब अस्पताल में थी, मैंने रैक्स हॉस्पिटल में काम करने वाली अपनी एक पहचान की नर्स से तुम्हारी तकलीफ़ के बारे में पूछताछ करने के लिए उससे विनती की। क्योंकि डॉक्टरों से मुझे कुछ भी सही पता नहीं चल रहा था और तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहती थी। तुमने जो बयान दिए और मेडिकल रिपोर्ट से तुम्हारा सच जानकर मैं अचंभित रह गया। मेरे घर में झूठ ही परोसा गया था, इसलिए मुझे माँ को भावनात्मक स्तर पर तोड़ना पड़ा। मैं जानता हूँ माँ मुझे अथाह प्यार करती हैं और माँ ने सब कुछ सच-सच बता दिया। सच जानते ही मैं तुम्हारे साथ हो गया। मैं नहीं जानता तुम कभी मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बस अपनों के हाथों ठगा गया और कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मैं तुम्हें उम्र भर भूल नहीं पाऊँगा। डॉली ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे भी माफ़ करना।
मैंने तुम्हें बहुत मारा और मैं जानती हूँ मेरे मुक्के बहुत ज़ोर से पड़ते हैं। मिस्टर हुडा ने उसी वक़्त डॉली के जोड़े हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए और रो पड़े और रोते हुए ही बोले, "डॉली, तुम्हारा तन और मन घायल थे। तुम्हारी अंतरात्मा छलनी कर दी गई थी और मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहा था। तुम पर अविश्वास करके तुम्हारे आत्मसम्मान को और अधिक ठेस पहुंचा रहा था। एक लड़की का शारीरिक शोषण हुआ मेरे घर पर और मैं उस पर ही दोष लगा रहा था। तुम जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा था या समझना चाहता नहीं था। भाइयों का नशा चढ़ा हुआ था। तुम्हारा साथ देने पहुंच जाऊंगा, कहकर मिस्टर हुडा अपनी आंखें पोंछते वहां से चले गए। वहां खड़े सभी के मन और आंखें नम हो गईं। मिस्टर गुरदीप हुडा और उसके वकील ने बिना किसी बहस या वाद विवाद के कैसे इतनी जल्दी सब कुछ स्वीकार कर लिया, इस राज पर से भी पर्दा उठ गया। डॉली रेक्स हॉस्पिटल में नर्स लग गई। रेक्स अस्पताल में आए एक हार्ट स्पेशलिस्ट रेजिडेंट माइकल फॉक्स का दिल डॉली पर आ गया और दोनों ने शीघ्र ही शादी कर ली। शादी के बाद माइकल को बोस्टन के अस्पताल में नौकरी मिली और वे दोनों वहां से चले गए। माइकल का पूरा परिवार बोस्टन में ही है। दोनों के अब 2 बेटे और 1 बेटी है। डॉली अत्यंत खुशहाल जीवन जी रही है। वर्षों पहले अंतिम बार डॉली ने उन्हें एक अखबार की कटिंग भेजी और फ़ोन करके बताया, चित्र में खड़े हुए ये लोग कई लड़कियों से कुकर्म करके बचते रहे, पर एक लड़की उन्हें कोर्ट में ले गई और इन्हीं लोगों का भाई गुरदीप हुडा यहाँ से जाकर उस लड़की के हक में खड़ा हुआ और माँ को भी खड़ा किया। दोनों की गवाही से उन्हें उम्र कैद हुई और गुरदीप हुडा वहाँ की सारी ज़मीनें बेचकर अपने माँ बाप को लेकर यहाँ आ गया। वहाँ की बिरादरी और समाज में रहना उनके लिए दूभर हो गया था। डॉली के माँ-बाप ने उसे यह जानकारी दी थी। डॉक्टर लता ने आँखें खोल ली। डॉली की कहानी उन्हें वर्षों पीछे ले गई थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।